नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसका नाम है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का निर्माण किस तरीके से किया गया, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में जाना। उसके बाद नई शिक्षा नीति 1986 का निर्माण किस तरीके से किए गए और एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से बदलाव किए गए, कौन कौन से पॉइंट इसके अंतर्गत रखे गए, शामिल किए गए, उनको भी हमने डिटेल में स्टडी किया। आज की क्लास में हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति 1986 का निर्माण किया गया उसमें कुछ कमियां रह गई और उन कमियों को दूर कर एक नई संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया सन 1992 में, जिसे हम जानते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का निर्माण किस तरीके से किया गया, क्यों किया गया, नई शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या परिवर्तन रहे हैं जिसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया, उन कमियों को दूर किया गया। तो इसके लिए स्टूडेंट्स डॉक्टर राममूर्ति की अध्यक्षता में सन 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर अध्ययन किया और इसमें उपस्थित कमियों को दूर कर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का निर्माण किया गया। देखिए, जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का निर्माण किया गया तो इसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट्स कि डॉक्टर राममूर्ति की अध्यक्षता में, यानी कि ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राममूर्ति, और इनकी अध्यक्षता में सन 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी कि जिसे आपने पढ़ा है नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में अध्ययन किया गया और 1990 के आसपास, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राममूर्ति, यानी कि डॉक्टर राममूर्ति की अध्यक्षता में सन 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर अध्ययन किया गया। और अध्ययन करने के बाद उसमें उपस्थित कमी, यानी कि जो भी कमियां उसमें उपस्थित थी उन कमियों को दूर किया गया, यानी कि उनको दूर कर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का निर्माण किया गया। तो स्टूडेंट, जो नई शिक्षा नीति 1986 का निर्माण किया गया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी और उन कमियों पर विचार विमर्श किया गया सन 1990 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राममूर्ति। सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर अध्ययन किया गया किसकी अध्यक्षता में, तो वो किया गया डॉक्टर राममूर्ति की अध्यक्षता में सन 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर अध्ययन किया गया और उसमें जो भी कमियां उपस्थित थी उन कमियों को दूर कर उसे संशोधित किया गया। इस वजह से इसका नाम है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और इसका निर्माण स्टूडेंट्स 1992 में किया गया, इसलिए इसको हम जानते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से। तो चलिए जानते हैं कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में किस प्रकार से परिवर्तन किए गए शिक्षा के क्षेत्र में और जो भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी कमियां रह गई उन कमियों को दूर कर इसमें जो भी कंडीशंस शामिल किए गए उनको डिटेल में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। आपसे पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति को संशोधित कब किया गया था, तो आपको बताना है सन 1992 में किया गया था और उसका नाम है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कब किया गया, सन 1992 में। और इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि संपूर्ण देश में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाए, यानी कि संपूर्ण देश में, यानी कि पूरे भारतवर्ष में +2 स्तर को, यानी +2 स्तर का मतलब है स्टूडेंट्स 11th-12th, यानी कि जो आपके 11th-12th के एग्जाम्स होते हैं, 11th-12th जो पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण देश में स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाए, इसके बारे में विचार विमर्श किया गया संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। क्योंकि 1986 में जो है +2 स्तर को जो है स्कूली शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाए, इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया था। तो ये जो कमियां थी नई शिक्षा नीति 1986 में, उस पर रिसर्च किया गया 1990 में और उस पर रिसर्च करके डॉक्टर राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उससे जो है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का निर्माण हुआ। तो इसमें पहला पॉइंट आपका ये आता है कि स्कूली शिक्षा के अंग के रूप में +2 स्तर को किस शिक्षा नीति के अंतर्गत शामिल किया गया, तो वो आपको बताना है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत स्टूडेंट दूसरा पॉइंट आपका आता है कि समानता के लिए शिक्षा होना चाहिए, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो समानता के लिए होने चाहिए, यानी कि सबको इक्वलिटी की नज़रों से आपको देखना चाहिए, यानी कि सबके साथ जो है आपको समानता का व्यवहार करना चाहिए, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करने चाहिए। जो नई शिक्षा नीति में इस पर विचार नहीं किया गया था तो इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखा गया और इसे
संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐड किया गया। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को व्यापक बनाया जाए। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, यानी कि जो आप नई शिक्षा नीति 1986 को पढ़े उसमें भी आपने पढ़ा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जाए, जिसके अंतर्गत 2 अध्यापक और 2 कमरे विद्यालय में होने आवश्यक है, यानी कि ये होने ही चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत 2 कमरे और 2 शिक्षक अवश्य ही होने चाहिए, ये बताया गया था नई शिक्षा नीति 1986 में। और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को व्यापक बनाने पर बातचीत की गई। व्यापक का मतलब इसको बड़ा करने की बातें की गई। तो इसके अंतर्गत जो बड़ा किया गया इसमें बताया गया स्टूडेंट्स कि 3 कमरे हो और 3 अध्यापक की व्यवस्था की जाए। यानी कि आपको पता है नई शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 2 कमरे एवं 2 अध्यापक का होना आवश्यक था, बट जब नई शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया तो जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 बने उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को व्यापक करने पर बात की गई। और व्यापक का मतलब अब 2 कमरे की जगह 3 कमरे और 2 अध्यापक की जगह 3 अध्यापक की व्यवस्था की जाए। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि विद्यालय में 50% अध्यापक महिला हो। यानी कि ये भी बताया गया कि जो आपका विद्यालय होगा उसमें 50% अध्यापक आपके कैसे होने चाहिए, महिलाएं होने चाहिए। यानी कि जितने आपके मेल टीचर उतने ही आपके फीमेल टीचर भी होने चाहिए, जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की सिफारिशें हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रकार पर बल दो। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रकार नहीं होगा, ये प्रसार होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रसार पर बल हो। यानी कि जो प्राचीन भाषा, आपको पता है कि सबसे प्राचीन भाषा हमारी क्या है, वो संस्कृत है। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में वर्णन किया गया कि संस्कृत भाषा पर सबसे अधिक बल दिया जाए, इसका प्रसार यानी कि इसको बहुत ज़्यादा प्रचलित किया जाए, इसका प्रसार किया जाए, इस पर बल देने की बातें की गई। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर शिक्षा प्रक्रिया का अंग हो। यानी कि जो कंप्यूटर है उसको शिक्षा प्रक्रिया का अंग बनाया जाए, ये भी बातें इसमें की गई। यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें कंप्यूटर को भी उसका एक हिस्सा बनाया जाए, उसका एक पार्ट बनाया जाए, ये भी सिफारिशें जो है आपके संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में की गई। यानी कि कंप्यूटर एजुकेशन को भी इसमें शामिल करने की बातें की गई। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बच्चों के नामांकन दर को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जैसे जो ग्रामीण इलाकों में या जो पिछड़े वर्ग में आते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत, तो जो अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत जो वर्ग आते हैं वहाँ के बच्चे जो है बहुत कम विद्यालय में उपस्थित होते हैं, विद्यालय में जाते हैं। तो उनके नामांकन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, नामांकन दर को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना हो। यानी कि शिक्षा से रिलेटेड प्राधिकरण की स्थापना की जाए। जितना ज़्यादा इसको प्रोग्रेसिव मोड में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, जितने ज़्यादा तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, उतना ही ज़्यादा हम जो शिक्षा को आगे प्रसार प्रचारित कर पाएंगे। तो इसलिए बताया गया कि शिक्षा प्राधिकरण की भी स्थापना हो। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि शिक्षा व्यय राष्ट्रीय आय का कम से कम 6% हो। यानी कि जो शिक्षा व्यय है, यानी कि एजुकेशन पर जो आप व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, वो जो आपकी राष्ट्रीय आय है यानी कि नेशनल इनकम है, जीडीपी का जो नेशनल इनकम है उसका कम से कम 6% होने चाहिए। यानी कि सीधा सीधा आपको बताया गया कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसका 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च होने चाहिए। ये बातें भी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई है। बट वर्तमान समय में भी आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में लगभग 2 से भी नीचे, 2% से भी कम जो है व्यय किया जा रहा है भारत में। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं है, और एजुकेशन सिस्टम में जब तक सही ढंग से बदलाव नहीं हो पाएगा तब तक जो है हमारा जो राष्ट्र है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अमेरिका है, चीन है, रशिया है, ये विकसित कंट्री इसीलिए है, इजराइल इतने विकसित कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो उनकी नेशनल इनकम है उसका 6% से अधिक, 6 से 7% के आसपास जो है वो एजुकेशन पर खर्च किए जाते हैं। बट भारत की ये विडंबना रही है कि यहाँ पर जो नेशनल इनकम है उसका 2% से भी कम जो है यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में खर्च किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जो इसका निर्माण हुआ था तभी ये बता दिया गया था कि शिक्षा में जो है लगभग 6% नेशनल इनकम का व्यय होना चाहिए। तो इस तरीके से यदि व्यय करते तो आज हम इस पोजीशन में नहीं होते। कम से कम कितनी भर्तियाँ आपकी आने वाले समय में आ चुकी होती। और एजुकेशन सिस्टम में आप समझ सकते हैं जो ये 69,000 या
72,000 की भर्ती या जो 68,500 की भर्ती हुई है सुपर टेट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो भी टीचर सिलेक्ट हुए हैं लगभग ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो बेहतर टीचर है पहले के मुकाबले, जो बच्चों को सही डायरेक्शंस दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, यदि एजुकेशन सिस्टम में बैच सही ढंग से किया जाए, गवर्नमेंट अगर इस पर सही तरीके से फोकस करे, एक नियमित अंतराल पर प्रत्येक वर्ष जो है इसके कम सीटों पर हो, जितनी खाली सीटें हों उसको भरे जाए, और प्रत्येक वर्ष इसका एक सिस्टम बनाया जाए, जैसे ये दिवाली या फिर होली का त्यौहार होता है, उसी तरीके से एक तरीके से पर्व हो कि हर साल चाहे जो भी रिटायर्ड टीचर होंगे 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी पद खाली होंगे, प्राइमरी हो चाहे वो माध्यमिक हो या उच्च प्राथमिक में हो, हर साल यदि इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में सीटों जो भी कमियां रह जाएंगी, जो भी सीटें खाली होंगी उसकी भरपाई होंगी, नई भर्ती होंगी, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं वो दूर हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कहीं भी इस तरीके से रुझान नहीं होता है, ना ही वो इस पर सोच विचार करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी सबसे बड़ी जो है विडंबना है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि हम सोच तो रखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करेंगे, बट वो कार्य नहीं हो पाता है गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से गवर्नमेंट को करने चाहिए। सबको अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से वहन करना चाहिए, तभी जो है आप एजुकेशन सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, लगभग 30 वर्ष पहले इस पर विचार किया गया, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के कंडीशंस हैं। तो यहाँ से सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय का कम से कम 6% शिक्षा पर व्यय हो, ये किस शिक्षा नीति में वर्णन किया गया? तो आपको बताना है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में इसका वर्णन किया गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स कि इसके बाद सरकार ने कार्यान्वयन कार्यक्रम जारी किया, यानी कि इसके बाद जो है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद सरकार ने कार्यान्वयन कार्यक्रम जारी किया, यानी कार्यान्वयन कार्यक्रम जारी किया जिसके अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं की गई। अब उन व्यवस्थाओं को डिटेल में जानेंगे कि जो ये कार्यान्वयन कार्यक्रम है ये कब जारी किया गया और इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि ये जो है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही देन है जिसमें कार्यान्वयन कार्यक्रम को चलाया गया, और इसको कब चलाया गया और इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट पर बातचीत किए गए उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए वो आपका कभी गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्यान्वयन कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया वो कब चलाया गया। तो वो चलाया गया सन 1992 में, क्योंकि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में ही कार्यान्वयन कार्यक्रम को चलाने पर विचार किया गया। तो इसलिए कार्यान्वयन कार्यक्रम का जो गठन हुआ वो भी सन 1992 में ही हुआ, यानी कि कार्यान्वयन कार्यक्रम को सन 1992 में ही चलाया गया। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स 23 खंडों में इसको प्रस्तुत किया गया, यानी कि जो कार्यान्वयन कार्यक्रम है इसको कितने खंडों में प्रस्तुत किया गया, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि कार्यान्वयन कार्यक्रम पर विचार विमर्श कब किया गया। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में कार्यान्वयन कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो कार्यान्वयन कार्यक्रम संचालित किया गया वो कब किया गया। तो वो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे सन 1992 में। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट ये बन सकता है कि कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 को कितने खंडों में प्रस्तुत किया गया। तो इसको 23 खंडों में प्रस्तुत किया गया। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके लिए पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो 23 खंडों में जो कार्यान्वयन कार्यक्रम को 1992 में प्रस्तुत किया गया, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका आता है नारी समानता के लिए शिक्षा व्यवस्था, यानी कि नारी समानता के लिए शिक्षा व्यवस्था की जाए। यानी कि कार्यान्वयन कार्यक्रम में ये बताया गया कि नारी की समानता के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा, यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़े वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था भी किए जाए। ये भी कार्यान्वयन कार्यक्रम का ही हिस्सा है। तीसरा पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की अल्पसंख्यकों की शिक्षा, यानी कि अल्पसंख्यक जो भी जाति या जो भी समाज में अल्पसंख्यक वर्ग है उनको भी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाए, उनके लिए भी शिक्षा व्यवस्था को प्रोवाइड कराया जाए। ये भी आपसे जो है कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की विकलांगों की शिक्षा, यानी कि विकलांगों की शिक्षा पर भी विचार विमर्श किया गया कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत नेक्स्ट आता है प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, यानी कि जो प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था, सतत शिक्षा जो कंटिन्यूस जो एजुकेशन है प्रौढ़ों के लिए, इस पर भी इसमें विचार किया गया।
नेक्स्ट आता है पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, यानी कि पूर्व बाल्यकाल परिचर्या, किसी भी बच्चे के जो बाल्यकाल से पहले जो उसकी शिक्षा व्यवस्था है इस पर भी विचार विमर्श किया गया कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स प्रारंभिक शिक्षा पर भी विचार विमर्श किया गया, यानी प्रारंभिक शिक्षा पर भी विचार विमर्श सन 1992 में किया गया कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा पर भी फोकस किया गया, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करने पर बात की गई। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट 9वां आता है आपका स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय शिक्षा, यानी नवोदय विद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर जो विचार विमर्श है वो भी आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत किए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा पर भी विचार विमर्श आपके इसी कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत ही किया गया। उच्च शिक्षा पर भी विचार विमर्श किया गया इसमें, यानी कि उच्च शिक्षा को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। मुक्त शिक्षा, यानी कि जो आप दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करते हैं, यानी कि मुक्त शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा आप कहते हैं, जो घर बैठे आप प्राप्त करते हैं NIOS या फिर इग्नू के माध्यम से, तो मुक्त शिक्षा पर भी विचार विमर्श आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम में ही किया गया। उपाधि की रोजगार से विकलांग एवं मानव शक्ति नियोजन, यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं उनके रोजगार और उनकी उपाधि से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। और मानव शक्ति नियोजन, यानी कि मानव की जो शक्ति उसको किस तरीके से नियोजित किया जाए, उसको सही मार्गदर्शन किस तरीके से दिया जाए, जो विकलांग है उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उनको किस तरीके से रोजगार की उपाधि से जोड़ा जाए, इस पर विचार विमर्श आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट 14 आपसे कहता है ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं शिक्षा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय है और जो शिक्षा व्यवस्था है इस पे किस तरीके से सुधार किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में विश्वविद्यालय का निर्माण किस तरीके से किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट आता है आपका 15 की तकनीक एवं प्रबंध शिक्षा, यानी कि तकनीकी टेक्निकल और जो मैनेजमेंट की जो शिक्षा है इस पर भी विचार विमर्श किया गया आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका 16वां अनुसंधान एवं विकास, यानी अनुसंधान खोज एवं विकास, डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से खोज किए जाए, किसी भी क्षेत्र में खोज कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श जो है आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में किया गया। भाषाओं का विकास किस तरीके से किया जाए, नेक्स्ट आता है आपका 17वां भाषाओं का विकास, यानी कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट आप किस तरीके से करेंगे, इस पर भी विचार विमर्श आपके जो है कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका 18वां आता है स्टूडेंट की सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का मतलब जो आपकी सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है, यानी कि जिस संस्कृति से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी संस्कृति है उस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को किस तरीके से बचाया जाए, उसका किस तरीके से सही ढंग से प्रचार प्रसार किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी, यानी जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी, लोगों को किस तरीके से संचार के माध्यम से उनको किस तरीके से शिक्षा टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा जाए, शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए जिसके माध्यम से लोगों तक पहुंचा जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था भी आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत किए गए। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की खेल एवं शारीरिक शिक्षा, यानी कि जो खेल है और जो शारीरिक शिक्षा है, खेल एवं शारीरिक शिक्षा को भी आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया। और कार्यान्वयन कार्यक्रम आपको पता है कि ये संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का ही हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट 21वां आपका है स्टूडेंट्स की मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार, यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया, इवैल्यूएशन प्रोसेस को किस तरीके से हम कर सकते हैं, मूल्यांकन प्रोसेस, और उसमें परीक्षा में किस तरीके से हमें सुधार करने चाहिए, किस तरीके से हमें मूल्यांकन प्रोसेस में कार्य करने चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श आपके जो है कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है 22वां स्टूडेंट्स के अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण, अध्यापक को किस तरीके से नियुक्त किया जाए, उन अध्यापकों को किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, इन सभी पर विचार विमर्श आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत ही किए गए हैं। इसके अंतर्गत ही कार्यान्वयन कार्यक्रम चलाकर ही जो है अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, अध्यापकों को बीएड कराया जाता रहा। ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम का ही हिस्सा है। और अंत में लास्ट आता है आपका शिक्षा का प्रबंधन, यानी कि शिक्षा का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से इसमें चेंजेस करने हैं, किस तरीके से इसको मैनेज करके आगे डेवलप करने हैं, इन सभी पर विचार विमर्श आपके कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए हैं। तो आपने जाना कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992
का जो निर्माण है वो किसकी अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया, कब इस पर विचार विमर्श किया गया, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर विचार विमर्श कब किया गया और कौन कौन सी कमियां थी, उन कमियों को दूर कर नई संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स ऐड किए गए जो नई शिक्षा नीति 1986 में नहीं थे, जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करके कौन कौन से पॉइंट इसमें ऐड किए गए, और अंत में सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम को कब चलाया गया और उसके अंतर्गत उसके कितने खंड हैं और उन खंडों के बारे में भी आपने डिटेल में जाना। यहाँ तक जो भी पॉइंट्स आपके संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंतर्गत बन सकते थे और जो क्रियान्वयन कार्यक्रम है इसके अंतर्गत बन सकते थे, उन सभी पॉइंटों को मैंने आपके साथ डिटेल में स्टडी की। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स इजीली क्लियर हो पाए होंगे। इसको स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और उसको एक दो बार अगर आप देखेंगे तो आपको समराइज़ हो जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो आपको एज अ टीचर पता होने चाहिए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी बातें मैंने आपको बताएं वो सभी आपको क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।